देख रहे हैं दोनों के दरमियान भाग एक। मैंने उस लड़की से शादी की थी जिसे मेरे लिए मेरे पिताजी एवं माँ ने पसंद किया था। विवाह उपरांत शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे पालकों ने मुझे स्वयं चयन का अवसर दिया होता तो शायद मैं अपनी पत्नी होने का सौभाग्य अन्य लड़की को देता। विवाह हो चुका था, तब अनिच्छा होने पर भी परिवार के सदस्यों, विशेषकर माँ, पिता, बड़े भाई बहन की इच्छा को मान देना पारिवारिक परिपाटी थी। जैसे उस समय सब निभाते थे, वैसे मैंने भी अपना दाम्पत्य निभाना आरंभ कर दिया था। मेरे मन में एक कसक अवश्य रही थी कि काश मैं मुझे प्यार करने वाली किसी लड़की से शादी कर सकता। तब भी अपनी पत्नी के मेरे प्रति आदर एवं मेरी सेवा के समर्पण वाले भाव अनुभव करने के कारण मुझे उससे प्यार हो गया था। अन्य शब्दों में कहूँ तो प्यार करने वाली कोई लड़की से मेरी शादी तो नहीं हुई थी, मगर जिससे शादी हुई थी उसे मुझसे और मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर क्या था, जैसे समाज में अन्य परिवार होते हैं वैसा ही एक मेरा परिवार हो गया था। तब कभी कभी मैं सोचता कि ठीक ही हुआ, अगर किसी से मैं प्यार में पड़ा होता और उससे मेरी शादी होती तो मुझे सदा उससे चाहे अनचाहे प्यार जताते दिखाना होता। उसके मन में मेरे लिए प्यार तो होता, मगर शायद ऐसा नहीं होता जैसा मेरी पत्नी के मन में मेरे लिए था। मेरी पत्नी के मन में मैंने मेरे लिए प्यार से भी अधिक श्रद्धा होना अनुभव की थी। हमारे 3 बच्चे हुए थे। यथा प्रकार पत्नी और मैंने उनका लालन पालन किया। समय गुजरता गया, बच्चे पढ़ लिख गए। बच्चों ने हमेशा अपनी माँ और मुझे परिवार के प्रति समर्पित भाव से काम एवं सुविधाओं की फिक्र में लगा देखा था। इससे बच्चों में संस्कार भी अच्छे आ गए। वे हमें बहुत चाहते एवं हमारा आदर भी करते थे। वे योग्य हुए, उनका विवाह हुआ तो बेटियां ससुराल चली गई। बेटे ने अपनी पसंद की हमारे लिए बहू ला दी और 5 वर्ष बीते तो हमारा एक लाडला पोता और एक सुंदर पोती हो गई। कुछ समय बेटे एवं मेरी नौकरी एक ही स्थान पर रही तो हमें पोता पोती को खिलाने, लाड दुलार करने का सुख मिल गया। फिर मेरी सेवा निवृत्ति को 2 वर्ष रहे, तब मुझे प्रोन्नति मिली एवं मेरा स्थानांतरण नोएडा में हो गया। वहां मैं और मेरी पत्नी पोते पोतियों से दूर होने की उदासी लिए आए थे। मेरी पत्नी अब अपने जीवन में सब कुछ देख लिया था। इस संतुष्टि का स्थायी भाव ग्रहण करके अपना परलोक सुधारने के लिए धर्म प्रभु शरण में ही अधिक रहने लगी थी। करना मेरे लिए भी यही अपेक्षित एवं उचित होता। शायद मैं भी अपनी अवस्था अनुसार इसी पद का अनुगामी होता, मगर मेरी प्रोन्नति एवं नोएडा पदस्थापना ने मुझे अन्य पद पर ला दिया। मेरे अधिकार बढ़ गए थे। नोएडा के ऑफिस में वातावरण अधिक आधुनिक था। मेरे मातहत मेरे साथ एवं आपस में अधिक खुला व्यवहार करते थे। प्रोन्नत किए जाने से विभाग की मुझसे अपेक्षा अधिक हो गई थी। मेरा दायित्व अधीनस्थ कर्मियों से अधिकतम काम लेकर बड़ा लक्ष्य पूरा करना था। मेरे लिए बड़ा लक्ष्य चुनौतीपूर्ण इसलिए था कि यहाँ अधिकारी एवं कर्मचारी गण अपने काम से अधिक मोबाइल एवं नेट पर अधिक समय बिताया करते थे। तब मैंने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए नेटवर्क फायरवॉल के जरिए कार्यालयीन नेटवर्क पर अनावश्यक साइट्स ब्लॉक करवा दी। इसके साथ ही मैंने व्हाट्सएप पर कार्यालयीन समय में सिर्फ विभाग के ग्रुप पर एक्टिव रहने के निर्देश का परिपत्र जारी किया था। मैंने इन व्यवस्थाओं से अधीनस्थ कर्मियों में मेरे प्रति रोष रहा, मगर तब उनकी बढ़ी हुई कार्य उपलब्धियां एवं क्षमता स्पष्ट दिखने लगी थी। एक दिन मेरी पत्नी को पोते पोती की याद अधिक आने लगी। मैंने उन्हें महीने भर के लिए बेटे के पास भिजवा दिया था। 2 दिन बाद मेरी एक कर्मचारी ने मुझे व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा जिसपे मेरी ही मातहत काम करने वाली वंशिका कार्यालय में बैठकर एक वेब सीरीज देखने में तन्मय दिख रही थी। इसे देखकर आदेश के उल्लंघन के लिए मैंने वंशिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उसमें पूछा कि कार्यालयीन समय में वेब सीरीज देखने के लिए क्यों न वंशिका के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। घटना के अगले दिन अवकाश था। मुझे उस दिन अपनी पसंद का भोजन स्वयं बनाने की इच्छा हुई थी। मैंने रसोइये को छुट्टी दे दी। मैं स्वयं रसोई में बनाने लगा था। तब डोरबेल बज उठी थी।
हाउस हेल्प अभी अभी घर का झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन का काम निपटा कर गई थी। रसोई में मेरे रुचिपूर्वक काम करने में आई यह विघ्न मुझे अप्रिय लगी थी। फिर भी कौन आया है यह देखना आवश्यक था। मैंने बेसिन में हाथ धोए एवं जाकर दरवाजा खोला। सामने वंशिका खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला तुम्हें? ऐसे मेरे घर क्यों आई हो? वंशिका ने कहा, सर, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने उसे घर के अंदर आने के लिए नहीं कहा था। दरवाजे पर ही उसे कहा, जो भी बात है कल ऑफिस में ही कर लेना। स्पष्ट था कि मैं उसे दरवाजे से ही टाल देना चाहता था। वंशिका ने याचना के स्वर में कहा, सर प्लीज आज ही अपनी बात मुझे कह लेने दीजिए। रात चिंता के कारण मैं सो नहीं सकी हूँ। अभी अपनी बात नहीं कह पाई तो शायद आज रात भी सो ना पाऊंगी। मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मुझे भय लगा कि यह मुझे षड्यंत्र में तो फंसाने की कोई कोशिश तो नहीं। मैंने कहा, वंशिका, घर पर मैं अकेला हूँ। ऐसे में मेरा तुम्हें घर में बिठाकर बात करना उचित नहीं है। तुम्हारी जो भी चिंताएं हैं उन्हें एक दिन के लिए त्याग दो। कल ऑफिस में मुझसे बात करना। मैं संभव सहायता करके तुम्हें चिंता मुक्त करने का प्रयास करूंगा। वंशिका रुआंसी एवं निराश दिखी। तभी रसोई से आवाज सुनाई दी। यह कुकर की थी। लगता था कुकर का सेफ्टी वाल्व फट गया था। मुझे संदेह हुआ कि कुकर में मैंने पानी डाला भी था या नहीं। इस चिंता में मैं वंशिका को भूल रसोई में चला गया। देखा कि यह कुकर का सेफ्टी वाल्व ही था। मैंने गैस बंद किया। रसोई में दीवार एवं प्लेटफॉर्म पर फैल गई सामग्री की को साफ किया। तब मुझे ध्यान आया कि जल्दी में मैंने दरवाजा बंद ही नहीं किया था। मैं दरवाजा बंद करने गया तो देखा 5 मिनट होने पर भी वंशिका वहां वैसे ही खड़ी थी। वंशिका मुझसे 20 बरस छोटी ही रही होगी। कार्यालय में कभी मैंने गौर नहीं किया था। आज सामने उदास खड़ी वह मुझे आकर्षक लग रही थी। मुझे उस पर दया आई थी। मैंने कहा, वंशिका, आप गई नहीं अभी तक? कब तक यहीं ऐसे खड़ी रहोगी? वंशिका ने कहा, सर, मैं अपनी बात तो कल कह लूंगी, लेकिन अभी मेरी इच्छा आपकी सहायता करने की है। मैंने कहा, कैसी सहायता? वंशिका ने कहा, सर, कुकर का सेफ्टी वाल्व खराब हो गया लगता है। ऐसे में आपको भोजन तैयार करने में कठिनाई होगी। मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। मैंने सोचते हुए कहा, नहीं, कठिनाई कोई नहीं है। मेरी पत्नी बहुत सुघड़ है। उनकी रसोई में कई कुकर रहते हैं। मैं भोजन बना लूंगा। लेकिन चलो, पहले मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। अब वंशिका के उत्तर ने मुझे अचंभित किया। उसने कहा, सर, बात तो ऑफिस की है। अब वह कल ऑफिस में ही कर लूंगी। अभी मेरी रिक्वेस्ट यह है कि मुझे आज अपने हाथ से तैयार भोजन आपको खिला देने का अवसर दें। ना जाने क्यों मेरा किसी षड्यंत्र का संदेह उस समय दूर हो गया था। मेरा स्वभाव स्त्री जाति को परेशान ना देखने का है। मैंने वंशिका की खुशी समझते हुए उसे अनुमति दे दी। मेरी अनुमति से उसने अपने पांव मेरे घर में रखकर रसोई की तरफ बढ़ा दिए थे। ऐसा होते ही मेरे मन में दूसरी चिंता उठ उठ खड़ी हुई कि सोने अकेले घर में मेरे साथ वंशिका के होने की बात मुझे पत्नी से छुपानी या बता देनी होगी। छुपाना तो ठीक नहीं था। तब परेशानी यह थी कि यह क्या कहकर बताऊंगा उनसे। मैं इस दुविधा में था। तभी किचन से वंशिका की आवाज आई। वह पूछ रही थी, सर, कुछ विशेष खाने की इच्छा है आपकी? मैंने रसोई में गए बिना ही कह दिया, नहीं, उपलब्ध सामग्री में जो आप उचित समझे वह बना लीजिए। और हाँ, आप भी यहीं खा सके इतना बना लीजिए। कहकर मैं चुप हो गया था। वंशिका ने फिर कुछ नहीं कहा। मैं सोचने लगा कि मैंने रसोइये को छुट्टी उसे आराम देने और खुद अपने हाथ के खाने के लिए दी थी। आज संयोग मगर कुछ और होना था। मुझे भोजन वंशिका के हाथ का मिलना था। तब मेरा ध्यान अपनी पत्नी को कही जाने वाली बात पर पुनः चला गया था। मैंने उचित समझा कि बिना लाग लपेट के जो सच है वही मैं उन्हें बता दूंगा। हमारा कम नहीं 35 वर्ष का परस्पर परायण साथ था। पत्नी को इस सब में कोई संदेह क्यों होगा? वंशिका को 1 घंटा लगा था।
इस बीच वंशिका किचन में ही रही थी। मैंने भी वंशिका के होते तक किचन में ना जाने का निश्चय कर रखा था। मैंने सामने के दरवाजे भी खुले ही रहने दिए थे। अब मुझे अपनी नहीं वंशिका की चिंता थी कि कोई देखे तो वह वंशिका के यहाँ होने से उस पर व्यर्थ शक नहीं करे। जो भी हो, वंशिका मेरी मातहत कार्यरत थी। कार्यालयीन कार्यों के दायित्व अपेक्षा के साथ ही किसी मातहत से मेरा उन्हें लेकर पिता या बड़े भाई की तरह चिंता रखने का अपना दायित्व बोध याद रहता था। वंशिका बनाया भोजन डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। फिर उसने मुझे टेबल पर आने के लिए कहा था। मैं टेबल पर गया था। मैंने देखा तरतीब से लगाई सलाद के साथ पालक पूरी, बूंदी रायता, बेसन के चीले एवं मीठे चावल टेबल पर सजे हुए थे। मेरे वंशिका से आग्रह पर वह सामने बैठी थी। फिर हम दोनों ने मौन रहकर भोजन ग्रहण किया था। आज अपने हाथ से मैं जो तैयार करने खाने की सोच रहा था, उससे बहुत अच्छा भोजन मुझे खाने को मिला था। भोजन करने के बाद वंशिका ने ही झूठे प्लेट्स, ग्लास आदि यूटिलिटी सिंक में रखे थे। उसी ने बच गई सामग्री फ्रिज में रखी थी। यह सब करता देख वंशिका में सुघड़ता मेरी पत्नी जैसे ही लगी। मैं जब सोच रहा था कि बिन कहे कोई बात कैसे कह दी जाती है, यह वंशिका को अच्छी तरह से पता है। तभी वंशिका ने मुझसे कहा था, सर, मुझे देर हो गई है, अब मैं जाऊंगी। मैंने धन्यवाद कहने की औपचारिकता नहीं की थी, मुस्कुरा बस दिया था। तब विचित्र संयोग हुआ। जब खुले दरवाजे से वंशिका निकल रही थी, तभी दरवाजे पर मेरी छोटी बेटी अनु का अचानक पूर्व सूचना बिना आगमन हुआ था। अनु ने वंशिका को जाते हुए देखा, मगर उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। वह सदा की भांति मुस्कुराते हुए मेरे पास आई थी। मेरे कंधे पर सर रख मुझसे मिली और पूछा, मेरे पापा कैसे हो? मैंने अनु द्वारा वंशिका के देखे जाने की चिंता से स्वयं को अब तक उभार नहीं सका था। अनु के सहज व्यवहार ने मुझे इसमें सहायता की थी। अनु का सिर चूंकि मेरे कंधे पर था, अतः वह मेरे मुख से असमंजस्य वाले भाव देख नहीं पाई थी। अनु की पीठ स्नेह से थपथपाते हुए मैंने उत्तर में प्रश्न किया, अनु, बिना बताए अचानक कैसे आई हो? सब ठीक तो है ना? अनु अब मेरे से अलग हुई, हंसते हुए बोली थी, पापा, आपको सरप्राइज देने के विचार से। मैंने अपने आने के बारे में बताया नहीं। फिर चुप होकर अनु मेरे मुख को निहारने लगी। मेरी स्थिति बड़ी ही विषम हो रही थी। मुझे सरप्राइज देने की कोशिश में वंशिका को मेरे साथ अकेले में देखना स्वयं अनु के लिए सरप्राइज हो गया है। मुझे यह विचार परेशान कर रहा था। निश्चित ही मैं परेशानी के ये भाव अनु से छुपा नहीं पाया था। मेरी बेटी ने शायद अपने पापा की विषम स्थिति के प्रति संवेदना अनुभव की थी। अनु ने जैसे ही मेरी मदद की हो, उसने मुझसे दृष्टि हटाते हुए मेरे कुछ कहने की प्रतीक्षा नहीं की और कहा, पापा, मेरी एक फ्रेंड है, उसे डेंगू के खतरनाक हो जाने से 3 दिन से यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं उससे ही मिलने, उसे देखने आई हूँ। मेरे पास घर की अतिरिक्त चाबी है, अतः मैंने आप घर पर होंगे या नहीं इसकी चिंता नहीं की। अब तक मैं अपनी मनोस्थिति ठीक कर सका था। मैंने उसका ट्रॉली बैग लिया और बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए पूछा, अभी स्नान करोगी या भोजन करना पसंद करोगी? अनु ने कहा, हल्का शावर ले लेती हूँ। माँ यहाँ नहीं है पता होने से मैं टिफिन घर से चलते हुए साथ लाई हूँ। वॉशरूम से आकर खा लेती हूँ। फिर पूछा, आपने भोजन किया या नहीं? अनु के प्रश्न सहज थे, चोर मेरे मन में था। मैं उसके सहज प्रश्नों से परेशान हो रहा था। दुविधा में ये नहीं बता पाया कि मैंने वंशिका के साथ भोजन कर लिया है। कुछ पल के विलंब से मैंने कहा, अनु, मैंने अभी ही भोजन किया है। तब अनु वॉशरूम में चली गई थी। मैं सोफे पर आकर ढह गया था। सोच रहा था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। वंशिका मेरे बुलाने पर तो आई नहीं थी। वंशिका ने भोजन भी अपनी इच्छा से बनाया और खिलाया खाया था। इसमें कौन सी बुरी बात है? मैंने की थी कि मुझ पर अपराध बोध यूं हावी हो रहा था। मैंने धिक्कार ज्ञापित किया व्यर्थ की समाज मर्यादाओं पर, जो पुरुष स्त्री के सहज मिलने पर भी प्रश्न खड़ा करती है। अनु के वॉशरूम से आने से पहले ही मैंने तय कर लिया कि उसके द्वारा कुछ पूछते ही मैं वंशिका को लेकर सब सच कह दूंगा। अनु आई तो बैग से निकाला गया टिफिन उसके हाथ में था। मैंने कहा, अनु, यह तुम अभी फ्रिज में रख दो।
डिनर में इसे हम साथ में खा लेंगे। अभी फ्रिज में रखा भोजन ले लो, तुम्हें खाना अच्छा लगेगा। अनु ने कहा, ठीक है पापा। फिर वह रसोई में गई थी। उसके पीछे पीछे मैं भी था। अनु क्रॉकरी लेने रखने यूटिलिटी सिंक में गई थी। वहां सिंक में प्लेट्स आदि इतनी थी जिनसे साफ था और इस बात की चुगली हो रही थी कि अभी ही दो लोगों ने साथ में भोजन किया है। फ्रिज में रखा भोजन भी किसी कुक के हाथ का नहीं अपितु किसी गृहिणी के हाथ का बना लग रहा था। अनु ने अपने लिए उसमें से भोजन लिया और डाइनिंग टेबल पर आकर खाना शुरू किया था। मैं भी उसके सामने बैठ गया था। भोजन करते हुए अनु ने कहा, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। तब मैंने फ्रिज से निकाल कर और कुछ सामग्री माइक्रोवेव में गर्म की थी। फिर अनु के लिए ले आया था। मैंने अनु को स्नेह और आग्रह से ज्यादा खिला दिया था। इस सब के बीच मेरी बेटी ने मेरा अपने पापा का मान एवं मुझ पर विश्वास बने रहने दिया था। अनु ने देखा तो बहुत कुछ था, मगर प्रत्यक्ष में उस पर कोई शंका या गलत प्रश्न नहीं किया था। यह मुझे पता नहीं कि उसके मन में क्या था। उसके भोजन का लेने के बाद मैंने कॉफी बनाई थी। साथ कॉफी पीते हुए मैंने स्वतः ही वंशिका को लेकर हुआ सब सच बता दिया था। सुनकर सरलता से अनु ने इसे सच मान लिया और कहा, पापा, वंशिका निश्चित ही अपने विरुद्ध कार्रवाई से डरी हुई है। आप कल उस पर से कार्रवाई की लटकाई तलवार हटा लेना। अनुशासन आवश्यक तो है, मगर उसने जो किया है उतनी अनुशासनहीनता तो अब बहुत सामान्य बात है। मैंने सहमति में सिर हिला दिया था। तब अनु अपने फ्रेंड से मिलने गई थी एवं मिलकर वापस आई थी। उसकी फ्रेंड की हालत में अब काफी सुधार हो गया था। अगली सुबह अनु चली गई थी। उस दिन मैं अपनी उत्सुकता सहित ऑफिस गया था कि अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वंशिका मुझसे किन शब्दों में प्रार्थना करती है। हालांकि मैं उसके द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण को अनदेखा कर वंशिका पर कोई कार्रवाई ना करने का मन तो बना ही चुका था। वंशिका जब अगले 3 घंटे स्वयं मेरे कक्ष में नहीं आई तो मैंने ही उसे बुलवाया था। वह कल वाली दयनीय स्थिति में नहीं लग रही थी। आज उसके मुख पर आत्मविश्वास झलक रहा था। मैंने उसे बैठने को कहा तो वह सामने बैठ गई थी। फिर मेरे पूछने से पहले ही बोलने लगी, सर, कल आपके घर पर आना मेरे लिए नए तरह का अनुभव रहा है, जिससे मैं सच कहूँ तो मुझे आपसे स्नेह सा हो गया है। कल मैं अपने पर कार्रवाई नहीं करने की याचना लिए आपके घर आई थी। आज मुझे इसका विचार नहीं है। मैंने आपको अत्यंत जिम्मेदार तरह का व्यक्ति पाया है। आज मैंने अपना स्पष्टीकरण गोपनीय लिफाफे में जमा कर दिया है। आप मुझ पर जो भी कार्रवाई करेंगे वह मुझे स्वीकार होगी। मैं आपके कर्तव्य निर्वहन में कोई अड़चन नहीं होने देना चाहती हूँ। यह मैं आपने बुलाया है तो कह रही हूँ, अन्यथा लिखित में दिए गए स्पष्टीकरण के अतिरिक्त मुझे अलिखित कुछ नहीं कहना था। मैंने ध्यान से उसके एक एक शब्द सुने, फिर कहा, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई देख लूंगा। आप अपने सीट पर जाकर बेखटके अपना कार्य कीजिए। वंशिका चली गई थी। मैं अपने काम में लग गया था। अपने काम से बीच में ही ईआरपी पे मैंने वंशिका की सर्विस प्रोफाइल देखी थी। वह 28 वर्ष से विभागीय सेवा में थी। वह दिखने में जितनी दिखती थी उससे कहीं बड़ी 50 वर्ष की उम्र की थी। यह मेरे लिए बहुत अचरज का विषय था। शाम को मैंने डाक पैड में से उसका जमा किया गोपनीय लिफाफा खोलकर उसकी रिप्लाई पढ़ी थी। वंशिका ने अपनी गलती लिखकर स्वीकार की थी। लिखा था कि उसे अगले दिन दौरे पर जाने वाले अपने पति की सेवा में लग जाना पड़ा था। इस कारण पिछले दिन उसे रुचिकर एक वेब सीरीज के अंतिम 4 मिनट का भाग देखना शेष रह गया था। क्या हुआ है अंत इसकी उत्सुकता होने से उसने मोबाइल नेट पर उतना भाग कार्यालय में देख लिया था। जिस सहकर्मी ने उसकी शिकायत मुझसे की है, वंशिका ने उसे लेकर खराब मंसूबे पूरे नहीं होने दिए थे। इस कारण वह वंशिका से चिढ़ रखता है। फिर भी जो भी हो रहा हो, यह लिखकर वंशिका ने मेरे आदेश का उल्लंघन करने की अपनी गलती मानी थी। उसने लिखा था कि इस कार्यालय में कार्य एवं अनुशासन मुझ पर जिम्मेदारी होती है। मैं जो उचित समझूं उसके विरुद्ध वह कार्रवाई करूं।
इसी में आगे उसने निवेदन किया था कि उसे इस कार्यालय से ट्रांसफर कर दूं, ताकि उसको परेशान करने वाले सहकर्मी से पीछा छूट सके, वह दूर रहकर अपना विभागीय काम कर सके। मैंने अगले दिन अपने अधीनस्थ एक मैदानी कार्यालय में वंशिका के स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया था। मैंने वंशिका पर अन्य कोई कार्यवाही नहीं की थी। फिर उसी शाम वंशिका को अपने कार्यालय से कार्य मुक्त कर दिया था। मेरे माथात ने इसे वंशिका पर उसकी अनुशासन भंग करने की कार्रवाई जैसा माना था। वंशिका पिछले 10 वर्षों से इसी कार्यालय में कार्यरत थी, अतः उसके सहकर्मियों ने शाम के समय पार्टी करके उसे भावभीनी विदाई दी थी। उस शाम मैंने अपने कक्ष में वंशिका से कहा था, वंशिका, अगले अवकाश पर हो सके तो कष्ट करके आप पुनः अपने हाथ का भोजन खिलवाइए, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। वंशिका ने अपने मुख पर कोई भाव नहीं आने दिए थे, सिर्फ कहा था, सर, आपको पता नहीं कि मेरा फ्लैट भी आपकी सोसाइटी में अन्य टावर में है। मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। मैं रविवार 11 बजे आकर आपकी यह इच्छा पूरी कर दूंगी। यह करने में मुझे भी प्रसन्नता होगी। अब वंशिका मेरे कार्यालय में नहीं थी। न जाने किस कारण अगले 4 दिन में कोई विशेष काम नहीं होते हुए भी मैं उस मैदानी कार्यालय में गया था, जो मेरे कार्यालय से 4 किलोमीटर दूर था, जिसमें अब वंशिका कार्यरत हुई थी। अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र में मुझसे आ रहा यह परिवर्तन समाज मर्यादा अनुरूप नहीं था। शनिवार रात मेरा ध्यान सिर्फ वंशिका पर केंद्रित था। मुझे वंशिका को लेकर जो कुछ कुछ हुआ था उसे प्यार निरूपित करना ही उचित शब्द था। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण मैंने अपने मन में टटोला था। मुझे कारण 2 मिले थे। एक, उसका 5 मिनट तक मेरे दरवाजे पर खड़े रहना। दूसरा, वंशिका के द्वारा अपनी कही बात में मुझसे प्यार होना कहा जाना। सच लिखूं तो उस रात अगले 3 घंटे मुझे नींद नहीं आई थी। जीवन में पहली बार मुझे किसी लड़की से प्यार होने की, पत्नी से तो मेरा पत्नी रूप होने पर हुई थी, अनुभूति हुई थी। मैं वंशिका को लेकर रोमांटिक ख्यालों में खो गया था। मुझे वह सच लगा जो कहा जाता है, प्यार दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा देता है। कुक को इस रविवार की छुट्टी देना मैंने शनिवार को बता दिया था। अगली सुबह से ही मैं उस घड़ी का अधीर होकर प्रतीक्षा कर रहा था जब वंशिका आए। मैं ही चाहता था, मगर ना जाने क्यों हाउस हेल्प आज ज्यादा तल्लीनता से घर की सफाई कर रही थी। मैं उस दिन यह चाहता था कि वह जल्दी जाए, ताकि जब वंशिका आए तो हम दोनों के अतिरिक्त घर में कोई ना हो। इसे ही मर्फीज लॉ, एनीथिंग दैट कैन गो रोंग विल गो रोंग, कहा जाता है। अर्थात रोज जो होता है हमारे चाहे जाने वाले दिन वैसा नहीं होता है। तब मुझे प्रतीक्षा 2 बातों की थी, कि कब मेड काम करके जल्दी जाए और उसके जाने के बाद कब वंशिका आए। यह दोनों ही बातें एक साथ हुई थी। हाउस हेल्प काम करके दरवाजे से निकल ही रही थी कि तभी वंशिका दरवाजे पर आई थी। मेड ने मेरे ना चाहने पर भी वंशिका का मेरे घर आना देख लिया था। हाउस हेल्प ने वंशिका को पहचान ली जाने की दृष्टि से देखा था। उसने पीछे पलटकर मुझे भी भेदपूर्ण दृष्टि से देखा था, फिर चली गई थी। मेड के देखे जाने से मुझे फिक्र स्वयं को लेकर नहीं थी। मैं तो पुरुष हूँ। मुझे परवाह वंशिका की थी कि वह सोसाइटी की बकवास की लक्ष्य ना बन जाए। हमारा समाज स्त्री को लेकर संवेदनहीन है। वंशिका है तो 50 वर्षीय प्रौढ़ महिला, लेकिन अपने रस लेने के लिए समाज उसे भी लक्ष्य बना ही लेगा। मैं इस हो रहे घटनाक्रम में कुछ कर नहीं सकता था। पर फिर मुझे ध्यान आया कि वंशिका आज मेरे बुलाने पर आई है। सुध-बुध में लौट मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आइए वंशिका जी, स्वागत है आपका। वंशिका ने जी शब्द पर गौर किया था। मेरे अधीनस्थ कर्मियों से मुझसे अपने लिए ऐसा आदर अप्रत्याशित लगा था। इससे कुछ कुछ वंशिका को समझ आया था, मगर अनिभिज्ञ बनते हुए उसने कहा, सर, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। आपने मुझ पर अनुग्रह किया है, मेरा ट्रांसफर भी किया एवं मेरे विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। मैंने कहा, चलो अब भूल भी जाओ इसे। अच्छा हुआ कि आपने अनुशासन की अवहेलना की थी, अन्यथा मुझे आपका बनाया भोजन कहाँ खाने को मिलता। उत्तर में उसने हंस बस दिया था।
वह रसोई की तरफ बढ़ी थी। पीछे मैंने जाली वाली दरवाज़ा बंद किया था और उसके पीछे हो लिया था। मैंने कहा, वंशिका जी, आप कोई कुक नहीं कि आकर सीधे रसोई में काम करने लगे। आप मेरी आमंत्रित अतिथि हैं। पहले मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। हम साथ कॉफ़ी पीते हुए गपशप करते हैं। उसके बाद आप भोजन तैयार करना, तब मैं आपकी सहायता करूँगा। वंशिका ने उत्तर में कहा, सर, हम साथ खाना खाते हुए गपशप कर लेंगे। अलग से इस हेतु बैठने तो समय अधिक लगेगा। मेरे पतिदेव जो 8 दिनों के दौरे पर गए हैं, वे 4 बजे लौट आने वाले हैं। मुझे उनके इतने दिन बाद लौटने पर संध्या के लिए कुछ विशेष बनाना होगा। अतः मैं घर जल्दी लौटना चाहूंगी। इस पर मेरी अंदरूनी प्रतिक्रिया स्वयं मेरे लिए अपरिचित थी। मुझे हम दोनों के बीच वंशिका के पति नाम के प्राणी की चर्चा दाल भात में मूसल चंद जैसी लगी थी। मैंने स्वयं अपने को समझाया कि यार, तू दादा बन चुका बूढ़ा आदमी यूं नवयुवा जैसा नहीं चिढ़। वंशिका को तुझसे और तुझे वंशिका से प्यार हुआ भी है तो उसे दोनों की प्रौढ़ उम्र के प्रेम जैसा निभा। वंशिका के पति नाम से चिढ़ने वाला तू, तेरे 3 बच्चे की माँ तेरी भी एक पत्नी है, तो यह क्यों भूलता है। इस बीच वंशिका भोजन बनाने की सामग्री एवं बर्तन देखने लगी थी। मेरे चुप्पी अनुभव कर उसने बिना मुझे देखे पूछा, क्या सोचने लगे सर। वंशिका को देखकर मुझे अच्छा लगा कि वह मुझे नहीं देख रही थी, वरना मेरे मन के चोर को मेरे मुख के भाव से भाप जाती। मैंने कहा, वंशिका, आप संकोच में रह गई। मुझे ये पहले बता देती तो आज आपको मैं यूं कष्ट नहीं देता। वंशिका ने कहा, कोई नहीं सर, मुझे अपने लिए भी भोजन बनाना तो था ही, साथ आपके लिए भी बन जाए तो मेरे लिए आनंद अनुभूति ही है। आपके दिए सहारे से आपकी ऋणी में थोड़ा तो ऋण उतारूं मैं आपका। मैं अब वंशिका के प्रेमी से वापस जिम्मेदार प्रौढ़ व्यक्ति बन गया था। मैंने उसे कृतज्ञ भाव के किसी नीच व्यक्ति की तरह कीमत वसूलने की कोशिश नहीं की। कोई अन्य शायद इतनी बात पर उसे बाहों में ले लेता, चाहे इससे वंशिका का उस पर किया विश्वास उठ जाता। मुझ में विवेक बोध था। अपने अधिकार के प्रयोग से एक सामान्य विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से मैंने वंशिका को अपना कुछ नहीं दिया है, यह समझता है। वह मेरी ऋणी होना अनुभव करे, मैं ऐसी कोई बात नहीं देख रहा था। सब सोचते हुए मैंने कहा, यदि आपको परेशानी ना लगे तो मैं खाना बनाने में आपकी हेल्प करूं। इसके लिए मुझे यहीं आपके साथ रहना होगा। वंशिका ने कहा, सर, मुझे आपसे कोई खतरा नहीं है। मैंने पिछली बार ही यह अनुभव कर लिया था, जब आपने घर में अकेले होने पर मुझे घर में घुसने नहीं दिया था। फिर मेरे घर में आ जाने पर बाहरी दरवाज़ा खुला रखा था। मेरे रहते तक किचन में नहीं आए थे। आपके इस मर्यादित व्यवहार ने ही मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा एवं प्यार पैदा कर दिया था। अगले दिन इसे मैंने ऑफिस में कहकर बता भी दिया था। मैं जानती हूँ कि आप मेरी इस श्रद्धा एवं प्रेम को अपनी और मेरी गरिमा का ध्यान रख निभाएंगे। स्पष्ट है, वंशिका ने मेरे और अपने बीच मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी। अगर मैं टुच्चाई से इसे पार करने का अनाधिकृत प्रयास करता तो वंशिका का मेरे प्रति प्रेम भस्म हो जाता। अब मुझे यह भी स्मरण आया कि उस दिन अनु आई थी। अनु ने मेरे पिता होने के मान को बनाए रखते हुए वंशिका को देखकर भी मुझ पर संदेह करने वाली कोई बात नहीं कही या पूछी थी। अनु से किसी अपने का आदर कैसे रखा जाना चाहिए, यह अनुकरणीय बात सीखकर मुझे वंशिका की गरिमा एवं माएँ बनाए रखना था। वंशिका ने भोजन तैयार करना आरंभ कर दिया था। मेरे पर दृष्टि डालते हुए मुझे चुप देखकर कहा, सर, आप बीच बीच में कहीं खो जाते हैं क्या। मैंने बात बनाते हुए कहा, आपसे भोजन ही अच्छा नहीं बनाती, अपितु इतना अच्छा अच्छा बोलती भी हैं कि मुझे आपके हर शब्द की प्रशंसा करने का मन होता है। मैं कहता नहीं हूँ, मन ही मन प्रशंसा करने लगता हूँ, अतः कभी चुप हो जाता हूँ। वंशिका हंसी थी, फिर कहा, आप एक फाइबर चेयर लेकर यहीं बैठ जाएं, मुझे अपने परिवार के बारे में बताएं। काम करते हुए मैं अभी सब सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं एक चेयर लाकर बैठ गया था। वंशिका ने अब पूछा, सर, पिछली बार मैं जब जा रही थी तो एक लड़की आई थी, वह आपकी बेटी है क्या। उसकी शक्ल आपसे मिलती है।
मैंने कहा, हाँ वंशिका जी, वह मेरी छोटी बेटी अनु है। वंशिका ने पूछा, पिछली बार मुझे घर से निकलते देखकर अनु ने हम पर कोई संदेह तो नहीं किया? मैंने कहा, वंशिका जी, उसने जन्म से अब तक मुझे एक जिम्मेदार पापा देखा है। वह मुझ पर अविश्वास नहीं करती है। उस दिन अगर उसे संदेह भी हुआ होगा तो वह अपने पापा का मान रखना जानती है। बिना ठोस आधार के वह कोई हल्की बात नहीं कर सकती। उसने उस दिन मुझसे कुछ नहीं पूछा था, मैंने ही अपनी ओर से सब बताया था। उसके मन में तब आपको लेकर संवेदना थी। वंशिका सुनकर प्रसन्न दिखी। उसने कहा, आपके संस्कार ग्रहण किए हैं आपके बच्चों ने सर। आप मुझे सबके बारे में बताइए। तब मैंने अपने पूरे परिवार के बारे में वंशिका को बताया था। वंशिका मनोयोग से भोजन भी बना रही थी एवं साथ साथ सुनती भी जा रही थी। अंत में मैंने बताया था, मेरी पत्नी पिछले 10 दिनों से अपने पोते पोती को लाड़ दुलार देने गई हुई है। इस बीच जो भोजन तैयार होता जा रहा था मैं उसे टेबल पर लगाने का कार्य करते जा रहा था। सलाद भी मैंने ही तैयार की थी। अंत में हम दोनों साथ भोजन करने लगे थे। तब मैंने कहा, आप अपने बारे में भी बताइए वंशिका जी। वंशिका ने मुंह में लिया कौर चबा चुकने के बाद कहा, सर, मेरी भी अनु से कुछ छोटी इकलौती एक बेटी है। इस समय वह अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए यहाँ से 60 किलोमीटर दूर कॉलेज छात्रावास में रहते हुए अध्ययनरत है। बीच बीच में खाने पर ध्यान देते हुए वंशिका चुप होते फिर बताते जाती थी। उसने बताया था, मेरे पति रसिक स्वभाव के अति कामुक व्यक्ति हैं। वे आप जैसे नहीं कि घर में जैसी अकेली मैं आपके साथ हूँ वैसे किसी महिला या लड़की के साथ का अवसर मिलने पर वे आप जैसी शालीनता से पेश आए। किसी सुंदर युवती के आसपास होने पर मेरे पति उस पर डोरे डालने लगते हैं। उनकी दिलफेंक तबीयत के कारण ही अपने रूप लावण्य को बनाए रखने के लिए मुझे लाचारी में अतिरिक्त विचार रखना होता है ताकि वे मुझ में ही बंधे रहें। अब मेरी यौन सुख की पहले जैसी इच्छा नहीं होती है। थके होने पर भी, ना चाहते पर भी नित मुझे उनका साथ देना होता है। सोचती हूँ कि ऐसा ना करूँ तो वे अधूरी रही यौन इच्छा के कारण अन्य स्त्रियों एवं परिवार पर खतरा बन जाएंगे। पहले मुझे पतिदेव के स्वभाव से विरोध एवं चिढ़ होती थी। मैं इन बातों को उनसे उलझ भी जाया करती थी। फिर अपने बेटे के भविष्य की खातिर मैंने समझौता कर लिया, सहन करना सीख लिया। मैंने उस दिन आपका आचरण अपने पति से बिल्कुल ही विपरीत देखा था, जिससे मुझे आप पर श्रद्धा एवं प्यार आ गया। वाकई, अगर मैं फिर युवा होती और मुझे अपने लिए वर चुनने का विकल्प दिया जाता तो मैं आप जैसा व्यक्ति ही पसंद करती। मुझे आप जैसा गंभीर एवं नारी गरिमा के मान की चिंता रखने वाला पुरुष पसंद है। खैर, जाने दीजिए। जीवन संध्या की तरफ बढ़ते हुए अब क्या कोई शिकायत और क्या कोई चाहत। अब तो यही सोचती हूँ कि अलग अलग मनुष्य, भिन्न भिन्न उसके स्वभाव और शौक हैं। अब तक वंशिका को जैसा मैं समझ पाया था उससे मुझे लगा कि निश्चित ही वंशिका अपनी व्यक्तिगत ये बातें किसी से नहीं कहती होगी। मुझसे वंशिका ने यह सब बताया है तो यह उसका मुझ पर अति विश्वास ही है। शायद मुझसे बांटकर अपने हृदय कर बोझ कम करना चाहती थी। अब मैं सोच रहा था कि वंशिका ने मुझसे प्यार होने में मुझ में कारण एवं गुण बताए थे। वे वास्तव में मुझ में थे तो, मगर जिन्हें वंशिका के लिए उत्पन्न प्यार में शायद मैं भुला देता। मुझे याद आया कि कभी मेरे मन में एक कसक रह गई थी कि मैं मुझे प्यार करने वाली लड़की से शादी करता। वंशिका ने यह सब कहकर मेरे व्यवहार तथा अपने प्रति मेरे प्रेम को एक सीमा में बांध देना सुनिश्चित कर दिया था। अगर मैं उसके हृदय में अपने प्रेमी रूपी वाली छवि बनाए रखने का लालायत था तो मुझे अपने में वे कारण बनाए रखने थे। मेरा बूढ़ा मन युवा तरह के व्यवहार करते हुए इसे अप्रिय सा मान रहा था, मगर मैं यह भी समझ रहा था कि अप्रिय वह होता जब हमारे बीच के प्यार में मैं मर्यादा की सीमा लांघ जाता। मैं अपने भरे पूरे परिवार में पूजनीय स्थान रखता था। वरिष्ठ अधिकारी होने से अपने विभाग में मेरे दायित्व के साथ ही मुझसे गरिमा में आचरण भी अपेक्षित था। अब मैंने वंशिका के अपने पति को लेकर कहे गए वाक्य पर चिंतन किया। वैसे तो मैं उस प्रकार का पुरुष नहीं था, मगर मुझे अब अपने पुरुष को इस तरह से नियंत्रित करना था कि मैं अन्य स्त्री और उनके परिवार पर खतरा उत्पन्न करने वाला आचरण नहीं करूं।
अंत में वंशिका विदा ले रही थी। वह और मैं जानते थे कि हमारी ऐसी आत्मीय भेंट होना बार बार संभव नहीं हो सकेगा। वंशिका ने तब मेरे लिए चिंता बढ़ाने वाली बात कही थी। उसने कहा था कि सर, आपकी हाउस हेल्प मेरे टावर में मेरी परिचित श्रीमती आचार्य के यहाँ काम करती है। यह बताते हुए भी वह निश्चिंत थी। मैं चिंतित हुआ था। अंत में वंशिका ने कहा, सर, आज हमने अपने विचार शेयर किए हैं, एक सुखद साथ का आनंद उठाया है। अपने निश्चल प्यार को मैंने कहकर एवं आपने अनकहे व्यक्त किया है। हमने कुछ गलत नहीं किया है। पता नहीं फिर भी हम डरते क्यों हैं कि हमें साथ कोई देख ना ले। मैंने कहा, वंशिका जी, डरने वाली बात समाज दृष्टि के कारण है। अपने पति से अधिक आप उनके प्रति निष्ठा रखती हैं। हम दोनों अपनी अवस्था के अनुरूप आचरण करते हैं और हमसे समाज अपेक्षा को जानते हैं। इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। किंतु समाज को स्वयं करता है वही जब कोई दूसरा करता है तो उसमें निंदा एवं आपत्ति देखता है। वंशिका ने कहा, हाँ, ये तो है सर। इसमें मैं यह भी जोड़ूंगी कि यह समाज दृष्टि किसी नारी को लेकर अधिक क्रूर है। फिर वंशिका हाथ जोड़ मुस्कुराते हुए जाने लगी थी। मेरा मन युवा प्रेमी जैसा आकुलित था, मगर ऊपर से मैं भी मुस्कुरा रहा था। मैंने भी हाथ जोड़कर उसे विदा किया था। लिफ्ट मेरे दरवाजे के सामने ही थी। वंशिका ने लिफ्ट के बटन प्रेस की थी। मैं दरवाजे पर ही खड़ा था। लिफ्ट आई, उसका डोर खुला था। वंशिका उस पर जाते हुए चौंक गई थी। उसके कदम ठिठके थे। मुझे लगा जैसे लिफ्ट से कोई बाहर आ रहा है, मगर लिफ्ट में से बाहर कोई नहीं आया था। मैं देख नहीं पाया था कि लिफ्ट में कौन है। लिफ्ट में प्रविष्ट होते हुए मुझे वंशिका का स्वर सुनाई दिया था, अरे तुम यहाँ कैसे? फिर वह अंदर चली गई थी। उसके पीछे लिफ्ट डोर बंद हुआ था। मैं विस्मय की स्थिति में जड़वत खड़ा रह गया था। सामने लिफ्ट में वंशिका की बेटी रिया थी। मम्मा के हाथ का भोजन करने का मन हुआ तो वह अवकाश के कारण अचानक हॉस्टल से आई थी। वह मम्मा को सरप्राइज देना चाहती थी। घर पहुंची तो मम्मा नहीं थी। वह अपने पास की अतिरिक्त चाबी लाना भूल गई थी और मम्मा को कॉल करने की सोच रही थी। तभी सामने आचार्य आंटी आ गई थी। आंटी ने रिया के बिना पूछे ही कहा, मम्मा कहाँ है, यही सोच रही हो रिया? रिया ने कहा, हाँ आंटी, आपको पता है, आचार्य आंटी ने बताया, मेरी मेड बता रही है कि अभी उसने वंशिका को आनंद वर्मा जी के घर देखा है। रिया ने पूछा, ये आनंद वर्मा कौन है? आंटी ने कहा, मैं भी नहीं जानती। मेड ही कह रही थी वह उनके घर ब्लॉक बी 308 में काम करती है। आनंद वर्मा की पत्नी अभी बाहर गई हुई है। कहते हुए आचार्य आंटी रहस्यमय ढंग से हंसती थी। आंटी की कही बात एवं हंसी ने रिया को बुरी तरह भड़का दिया था। उसने मम्मा को कॉल करने का विचार त्याग दिया एवं तमतमाई हुई वह बी ब्लॉक पहुंची थी। तब उसे वंशिका लिफ्ट में मिली थी। लिफ्ट में वंशिका के आते ही रिया ने रुष्ट होकर पूछा, मम्मा, मैं आपको सरप्राइज देने बिना बताए आ गई तो आपने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। कौन है यह आनंद वर्मा? पापा बाहर गए हैं तो आप यह क्या करने में लग गई? रिया का इस तरह अपेक्षा लगाना वंशिका के लिए अप्रत्याशित था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। रिया ने वंशिका के उत्तर नहीं दे पाने एवं मुख के भाव का वही अर्थ लगा लिया जो आंटी की हंसी में छुपा था। रिया के साथ वंशिका बिना उत्तर दिए ही घर तक आई थी। बेटी के अपने पर किए विश्वास से वह स्तब्ध रह गई थी। रिया ने घर में आने पर कहा, मम्मा, आपने मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। मेरा तो ठीक है, पापा का सामना आप कैसे कर सकेंगी? एक के बाद एक रिया की कही जा रही बातों से मर्माहत वंशिका ने उत्तर देने का विचार छोड़ दिया। वह गंभीर बनी रही, सोच रही थी कि सोचने दो रिया को, वह जो भी सोच रही है। आखिर माँ से बात करने का कोई तरीका भी होता है। वंशिका ने ठंडे स्वर में पूछा, रिया, पापा के लिए मैं छोले भटूरे गाजर का हलवा बना रही हूँ। बताओ, तुम वही खाना पसंद करोगी या कुछ दूसरा चाहिए तुम्हें? वंशिका के द्वारा अपने प्रश्नों पर कोई उत्तर नहीं दिए जाने से रिया को मजबूर किया कि वह अपनी कही बातों पर पुनर्विचार करे। रिया का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसे पछतावा भी हुआ। अब रिया सोच सकी कि मम्मा ने शायद कुछ गलत नहीं किया है, अन्यथा कोई बहाने से अपनी करनी सही निरूपित करने की कोशिश करती। फिर भी उसे शिकायत यह तो रही कि मम्मा ने आंटी तरह के लोगों को बातें बनाने का व्यर्थ अवसर दिया है। तुलनात्मक नम्रता से रिया ने उत्तर दिया, मम्मा, मैं भी वही खा लूंगी। फिर चेंज करके वंशिका रसोई में चली गई थी।
किसी के कहने पर अपनी मम्मा का मान न रखने का ग्लानि बोध अब रिया को हो रहा था। टीवी में पसंद का शो देखने में भी अब रिया का मन नहीं लग सका तो वह रसोई में आई थी। माँ की पीठ उसकी तरफ थी। रिया ने पीछे से मम्मा को अपनी कलबहियों में ले लिया था। वंशिका माँ थी, दिल में लाई हुई थी, मगर बेटी की उपेक्षा नहीं कर सकती थी। अपनी मनोस्थिति से परे वंशिका ने होठों पर मुस्कुराहट लाई थी। फिर कहा, रिया, मम्मा से ऐसे मजाक नहीं किया करो, मैं समझ नहीं पाई थी तुम मजाक कर रही हो। बेटी का मूड ठीक हो सके इस हेतु वंशिका अपने अपमान को इशू नहीं बना रही थी। मम्मा का अपने लिए ममता बोध स्मरण करके रिया पानी पानी हुई थी। जब तक रिया के पापा आए थे सब कुछ सामान्य हो गया था। तीनों ने मिलकर रिया का आना एंजॉय किया था। अनावश्यक होने पर भी वंशिका ने 8 दिन बाद घर लौटे पति देव के लिए रात्रि ड्यूटी निभाई थी। बाद में पति सो गए थे। आहत मन वंशिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वंशिका ने आज ही एक बेटी अनु का अपने पिता के प्रति सहज आदर भाव के बारे में जाना था, और आज ही वंशिका ने अपनी बेटी को अपना अपमान करते पाया था। आखिर क्या अंतर था अलग अलग परिवार की इन दो बेटियों के संस्कारों में? वंशिका बिस्तर पर लेटे हुए इस पर विचार कर रही थी। उसे एक ही अंतर दिखाई दे रहा था। एक के पिता अपने अनियंत्रित होती मनोकामनाओं को बेटा बेटियों के पिता होने के बोझ से नियंत्रित कर लेने वाले थे, जबकि अपनी बेटी रिया के पिता बेटी के सामने अपना ऐसा जिम्मेदार रूप नहीं दिखा पाए थे। इस कारण रिया को जैसे अपने पापा दिखते थे उसने मम्मा को उसे दृष्टि से देख लिया था। उसे इस बात से भी गहन निराशा थी कि अपनी माँ को देखने के लिए रिया ने वही चश्मा प्रयोग किया था जो समाज का चश्मा था, जिसके लेंस से नारी में ही दोष दिखाई देता है। अब अपने मन में चल रहे अंतर्द्वंद में वंशिका खुद से पूछ रही थी कि क्या उसने आनंद वर्मा सर के घर जाकर गलत काम किया था। इस पर अपने मन बहलाने के लिए वंशिका का उत्तर था कि पहली बार जब वह सर के घर गई थी तब उसे कहाँ पता था कि घर पर वे अकेले हैं। तब सर ने ही कहा उसे अपने घर में आसानी से घुसने दिया था। सर के व्यवहार से अगर वंशिका ने उनका विश्वास किया तो कुछ गलत कर दिया क्या? उत्तर था नहीं। विश्वास करके उसने सर से फेवर के साथ मानसिक संबल भी तो पाया था। फिर वंशिका के मन में प्रश्न आया, क्या सर से उनके लिए अपनी परिपक्व प्रेम का बता देना वंशिका का गलत आचरण था? यहाँ वंशिका को लगा कि हाँ, कदाचित यह गलत था। इसके बाद ही अकेले में उन्होंने वंशिका को फिर अपने घर बुलाया था। शायद वह कुछ गलत करने की सोचते भी रहे हों। वे गलत चेष्टा का दुस्साहस शायद वंशिका की गरिमापूर्ण बातों के कारण नहीं कर पाए थे। अब वंशिका खुद पर हंसी थी। सोच रही थी कि मानवीय मन कितना विचित्र होता है। सर ने कुछ गलत किया नहीं। अपने अकेलेपन में कुछ समय वंशिका के साथ भोजन एवं बात कर ली तो वह उन पर इस तरह संदेह करने लगी। आखिर वंशिका ने भी सर के साथ भोजन एवं बातों का ही तो आनंद लिया था। अब वंशिका अपने किए को तर्कसंगत सिद्ध करने के अंदाज में आ गई थी। उसने दृढ़ता से अपने सब किए को सही मान लिया। उसने सर से की अपने प्रेम की शाब्दिक अभिव्यक्ति को भी सही माना। तर्क किया कि यदि नारी मन की अपेक्षा पुरुष को मालूम न हो तो कोई पुरुष नारी अपेक्षाओं को अनुरूप ढल कैसे सकेगा? कैसे पुरुष को उसके टाइप की स्त्री की पसंद का ज्ञान होगा? कैसे पुरुष को मालूम होगा कि नारी का पुरुष से प्यार दैहिक पिपासा के परे भी हो सकता है? ऐसे परिपक्व प्रेम के रंग में रंगी नारी को पुरुष से सिर्फ आदर और मानसिक संबल की अपेक्षा होती है। सर से वंशिका को हुआ प्रेम प्रेम ही था। इस खुशफहमी ने वंशिका के संतप्त मन को शांत कर दिया। तब उसने अपने सोए हुए पति को देखा। फिर मन में कहा, आप मेरे प्रति निष्ठावान नहीं हो तो क्या, मैं तो आपका साथ निष्ठा से निभाती हूँ। परिस्थितिवश मेरे मन में अन्य पुरुष के लिए प्यार उत्पन्न हुआ तो क्या, मगर जिसे दुनिया देखती है उस तन को तो मैं उस हर पुरुष से बचाए तो रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। वह पुरुष भी मेरी ही तरह किसी अन्य स्त्री का पति है। अपने विचार मंथन एवं तर्कों के बाद वंशिका अपने पति की पीठ पर हाथ रखकर सो गई थी। मुझे वंशिका से मिले हुए 2 सप्ताह हुए थे। इस बीच लक्ष्य की उपलब्धि हेतु काम की अधिकता में मैं वंशिका को एक तरह से भूल रहा था। यद्यपि मुझे यह चिंता बनी रही थी कि मेरे घर से निकलने पर लिफ्ट में वंशिका का किससे सामना हुआ था।
यह रविवार का दिन था। अगले रविवार को पत्नी वापस आ जाएगी, यह सोचते हुए मैं कुक का बनाया भोजन कर रहा था। तब डोरबेल गूंजी थी। कौन हो सकता है कि संशय से मैंने दरवाजा खोला तो अपरिचित एक लड़की खड़ी थी। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो उसने बताया, अंकल, मैं वंशिका जी की बेटी रिया हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भोजन कर रहा था, आओ, क्या तुम मेरे साथ भोजन करना पसंद करोगी? रिया ने अंदर आकर कहा, हाँ, अगर आप मेरी जिज्ञासा पर सही बात बताएं तो खा लूंगी। मैं उसकी जिज्ञासा का अनुमान लगाते हुए उसके लिए प्लेट में भोजन परोसने लगा। वह खाने लगी थी। फिर उसने पूछा, मेरी मम्मा और आपका परिचय कैसे है? मैंने बताया, मैं वंशिका का बॉस हूँ, यद्यपि अब उनका ऑफिस दूसरा हो गया है। रिया ने पूछा, अकेले में मम्मा एवं आप कितनी बार मिले हैं? मैंने कहा, सिर्फ 2 बार। वंशिका जी इसी महीने यहाँ आई हैं। रिया ने पूछा, मम्मा क्यों आई थी और यहाँ आकर उन्होंने क्या किया था? मैंने बताया, एक बार मुझसे अपने लिए फेवर का रिक्वेस्ट लेकर, दूसरी बार मेरे आमंत्रण पर। दोनों बार बातों के अतिरिक्त उन्होंने मुझे ऐसे ही कंपनी दी थी जैसे आज तुम दे रही हो, अर्थात हमने दोपहर में साथ भोजन किया था। रिया शायद मेरे कहने की सच्चाई परख रही थी। उसने भोजन उपरांत कहा, अंकल, मैंने किसी की बातों में आकर अपनी मम्मा का बहुत दिल दुखाया है, मगर उन्होंने मेरे सामने अपनी निर्मलता सिद्ध करने की कोई कोशिश नहीं की। मेरी अपेक्षाओं पर भी उन्होंने मुझसे कोई नाराजगी नहीं जताई। तब से ही मैं ग्लानि बोध में रही हूँ। चूंकि उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, अतः बात क्या हुई जानने के लिए मैं आपके पास आई। मैंने कहा, आपकी मम्मा ऐसे जीव हैं जो अपने अनादर पर भी दूसरों का आदर रखना जानती हैं। आप उनकी बेटी हो, आपको उन पर गर्व करना चाहिए एवं जीवन में उन जैसा बनना चाहिए। रिया ने कहा, आप ठीक कहते हैं अंकल। फिर कुछ क्षण सोचने को रुकी, तब कहा, आपके पास इतनी देर रहकर मुझे समझ आ गया कि आपकी दृष्टि अन्य लड़की महिलाओं के प्रति निर्मल है। मम्मा ने शायद यह पहचाना हुआ है, तभी उन्होंने आपके घर आने में संकोच नहीं किया। वास्तव में मैं यह बताने यहाँ आई हूँ कि आपकी मेड और आचार्य आंटी ने मेरी मम्मा के दुश्मन की तरह काम किया है। उनकी फैलाई बात मेरे पापा तक पहुंची, इस कारण उन्होंने मेरी मम्मा की पिटाई तक की है। यह भी चेतावनी दी है कि मम्मा ना तो आपसे मिले और ना ही मोबाइल आदि पर आपसे कोई संपर्क ही रखे। मेरे पापा खुद चरित्र के मामले में ठीक नहीं हैं, फिर भी उन्होंने मेरी मम्मा का जीवन इस बात को लेकर नर्क कर रखा है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप दोनों ने कोई गलती नहीं की है, तब भी आप मम्मा से कोई संपर्क ना रखें प्लीज। मैं स्तब्ध था। रिया चली गई थी, ग्लानि मुझे हो रही थी। काश मैंने वंशिका को अकेले में नहीं बुलाया होता। मेरा वंशिका से यह कैसा प्रेम था कि मैंने उसके ही पति के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया था। मैं सोच रहा था कि रिया के रिक्वेस्ट की अवहेलना कर एक अंतिम बार तो मुझे वंशिका से मिलना चाहिए, वंशिका से संवेदना जताना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए। रिया के जाने के बाद मैंने स्वयं से प्रश्न किया कि मेरी पत्नी यदि किसी पुरुष घर में अकेले के साथ कुछ घंटे रही है, यह मेरी जानकारी में आए तो मेरी प्रतिक्रिया क्या वंशिका के पति से भिन्न होगी? उत्तर संशयपूर्ण था। शायद हाँ और शायद नहीं भी। तब मैंने सोचा, जब मैं जिसने किसी स्त्री के साथ कभी कोई अवैध रिश्ता नहीं रखा है, उसका जवाब ही निश्चित ना नहीं है, तो वंशिका का रसिक पति कैसे वंशिका का भरोसा कर सकता है? उसने और उसके साथ किसी कुछ महिलाओं ने अकेले में साथ का कोई इतिहास रचा होगा, अर्थात अकेलेपन में स्त्री पुरुष के साथ का वंशिका के पति ने शायद एक ही अर्थ जाना था। वंशिका को घर बुलाते समय इस तथ्य पर नहीं सोच पाना मेरी बड़ी चूक थी। मुझे बहुत दिनों तक इसका अपराध बोध रहा। मैंने वंशिका से मिलने की फिर कोई चेष्टा नहीं की। 2 वर्षों में कुछ बार जब भी अपनी सोसाइटी या ऑफिस में मैं और वंशिका आमने सामने आए, तब हम दोनों ने ही सप्रयास अपनी आंखें मिलने से बचाई थी। फिर मेरी सेवानिवृत्ति का दिन आया, मेरी विदाई पार्टी का आयोजन हुआ। मैंने अपने उद्बोधन में सभी बातें सामान्य विदा लेते व्यक्ति की तरह ही कही थी। साथ ही यह भी कह दिया था कि जीवन में शेष समय ग्रामीण क्षेत्र के अपने जन्म स्थान में रहकर बिताऊंगा। मेरे भाषण में यह लाइन वंशिका की सूचना के लिए थी। इन 2 वर्षों में वंशिका से मेरा प्यार बना रहा था।
यह शायद मेरा अंतिम श्वास तक भी बने रहने वाला था। 4 दिन बाद वंशिका रिया को साथ लेकर हमारे घर आई थी। पिछले दिन ही मेरी सेवानिवृत्ति पर आए। मेरे बेटा बहू, बेटियां, दामाद, पोता पोती, नाती नातिन सब वापस चले गए थे। मैं एवं पत्नी ही घर में थे। मैंने पत्नी से दोनों का परिचय करवाया था। रिया कोई कोई बात करती रही थी। इस दौरान वंशिका सिर्फ रोती रही थी। जब मेरी पत्नी चाय नाश्ते के लिए रसोई में गई तब वंशिका ने कहा, हम नहीं मिलते थे, मगर आप यहाँ हैं यह होना मुझे मानसिक संबल देता था। अब आप चले जाएंगे, मेरा शेष जीवन में सूनापन बढ़ जाएगा। रिया के सामने होते हुए भी वंशिका ने कहने में कोई संकोच नहीं किया था, मगर मैं संकोच में रहा था। मैं कुछ कह ना सका था। यही बस कहा, यह जीवन है, जैसा है उसे वैसा ही हमें निभाना है। आप खुश रहना, मेरी आत्मा को इसी से शांति मिलेगी। चाहते हुए रिया ने कहा, आई लव यू अंकल, मेरी शादी जब होगी आप जरूर आना। बेटी रिया, मम्मा वंशिका पढ़ ही गई है। मैंने रिया के सर पर हाथ रखकर आशीष दिया था। दोनों चली गई थी। तब मेरी पत्नी ने पूछा, जी इस वंशिका को कोई कष्ट है क्या? पूरे समय आंखों में आंसू लिए बैठी थी। मैंने कहा, वंशिका मोह प्रेम करती रही है मुझसे। अब हमारा यहाँ से जाना उसे वियोग लग रहा है, इसीलिए रो रही है, बहुत भावुक है। पति ने कहा, आप हो ही ऐसे कि सबको प्यार आए आप पर। वह प्यार करती है आपको, आप यह जानते थे तो पहले क्यों नहीं बुलाया कभी घर पर? मैंने पूछा, मैं किसी और को भी प्यार करता हूँ, इसे सहन कर लेती तुम? पति ने कहा, मैं कृष्ण जी को और कृष्ण जी मुझे प्रेम करते हैं, इसमें आपको कोई आपत्ति होती है? वैसे ही मुझे भी नहीं होती। मैं जानती हूँ पत्नी का अधिकार, पति वाला प्रेम आप सिर्फ मुझे ही देते हैं। फिर आपसे कोई या सब प्रेम करते रहते, आप किसी से प्रेम करते रहते, मुझे इसमें गर्व ही होता। ऐसे में श्री कृष्ण जी तरह के आप मेरे पति हैं। मैं चकित एवं निरुत्तर था। पति की मुझ में इतनी अगाध श्रद्धा की मेरी तुलना भगवान श्री कृष्ण से करती। यह बहुत अच्छा हुआ कि मेरे कदम कभी बहके नहीं थे। फिर हम नोएडा से चले आए थे। 10 वर्ष हुए। एक दिन श्री कृष्ण जी की दीवानी मेरी पत्नी मीरा अपने भगवान में समा गई। मैं अकेला पड़ गया था। पत्नी का छोड़ जाना मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति थी। मुझे उनका स्मरण सदा बना रहता था। अगर मैं विचित्र था, मैंने अपने अकेलेपन में एक कहानी लिखी, जिसकी नायिका मेरी पत्नी नहीं वंशिका थी। कहानी ऐसी बनी थी, एक तरह से सबसे पीछा छुड़ाते हुए मैं जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो वंशिका सुहाग सैया पर शायद मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए सो चुकी थी। कक्ष में प्रवेश के साथ जब मैंने अपने पीछे कमरे की सांकल चढ़ाई तो इसे आहट से चौंकते हुए वंशिका उठ गई थी, अपने वस्त्रों को व्यवस्थित करने में लग गई थी। देर से आने एवं वंशिका की नींद में विघ्न के लिए मैंने खेद दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया था। शैया पर वंशिका के बाजू में बैठते हुए मैंने अपने हाथ में ली हुई गहने की डिब्बी खोलकर कानों के पाले उसे दे दिए थे। देखकर वंशिका के मुख पर प्रसन्नता के भाव उभरे थे, जिन्हें वंशिका ने तुरंत ही गंभीरता दिखाते हुए बदल दिया था। कदाचित वंशिका मेरे द्वारा अत्यधिक प्रतीक्षा कराने पर नाराजगी दिखाना चाहती थी। मैंने उसके इस भाव भंगिमा को समझा था। फिर भी उस बारे में कुछ ना कहते हुए अपने पहले शब्द ये कहे, देखो वंशिका, व्यर्थ के आश्वासन देना मेरा स्वभाव नहीं है। अभी ही समझ लो कि तुमसे प्यार में मैं ना तो कोई आसमान के तारे तोड़कर लाने वाला हूँ, ना ही पूरी दुनिया की सैर तुम्हें कराने वाला हूँ। वंशिका, मैं तुम्हें इस बात के लिए अवश्य आश्वस्त करता हूँ कि फेरों में लिए वचनों को निभाने के लिए अपना अधिकतम सामर्थ्य लगाऊंगा। तुम्हें आजीवन आदर सहित साथ और मानसिक संबल प्रदान करूंगा। वंशिका उत्तर में सिर्फ जी कह पाई थी। तत्पश्चात प्रणय के क्षणों को उसने सहसी सहमी सहमी रहकर निभाया था। इसमें वंशिका का कोई दोष नहीं था, मेरा भी नहीं, क्योंकि मैं था ही ऐसा। मैं किसी से कुछ भी शब्दों को अलंकृत कर नहीं कह पाता था। अगले दिन अपनी छोटी बहन एवं वंशिका में कानाफूसी मैंने देखी थी। बहन के मुख पर वंशिका को कुछ बताने जैसे भाव थे। मैंने अनुमान लगाया कि मेरी बहन अपनी भाभी वंशिका की शिकायत पर उसे समझाने के लिए कह रही होगी। कोई नहीं भाभी, थोड़े दिन में आप अभ्यस्त हो जाओगी, तब आपको अच्छा लगने लगेगा। आनंद जी नीम खाते हैं, अतः उनके मुंह से शब्द कड़वे निकलते हैं, मगर दुर्गंध नहीं आती है।
अपने ग्रामीण संयुक्त परिवार में मेरे विवाह पर हर्षोल्लास से चलते कार्यक्रमों के बीच ही मैं 5 दिन में वंशिका को लेकर नौकरी पर वापस लौट आया था। सर्विस नई थी, अतः मैं अधिक छुट्टी नहीं ले सका था। शहर आकर मैं अपने विभागीय कार्यों में लग गया था। वंशिका घर में सब काम करती, मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखती, लेकिन मुझसे बात के लिए कम से कम शब्द प्रयुक्त करती थी। मैंने तो देखा था कि महिलाएं बातूनी होती हैं, वंशिका ऐसे क्यों नहीं करती है। यह बात समझने में मुझे देर नहीं लगी थी। उसे मेरे बिना लाग लपेट की बातों से भय सा लगता था, मगर मैं भी क्या करता, मैं था ही ऐसा। 15 दिन ऐसे बीते। एक छुट्टी के दिन मैंने भोजन के बाद कहा, आओ वंशिका, यहाँ मेरे सामने बैठो। वह सहमते हुए आ बैठी। मैं समझ गया वह सोच रही थी, पता नहीं इनसे क्या सुनने को मिलने वाला है। मैंने कहा, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स एवं पासपोर्ट साइज फोटो है ना, यही तुम्हारे पास? उसने कहा, हाँ है तो। इसके आगे के वंशिका के प्रश्न का अनुमान मुझे करना पड़ा कि जैसे पूछना चाहती हो, मगर क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इनको आपको? मैंने कहा, समाचार पत्र में हाई स्कूल गणित के अध्यापक की पद रिक्ता निकली है। तुम में योग्यता है, तुम एमएससी गणित हो, इस नौकरी के लिए तुम्हारा फॉर्म भरना है। वह सहज ही कह बैठी, आप राजपत्रित अधिकारी तो हैं, फिर मेरी अध्यापक की नौकरी की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा, मैं तुम्हें नौलखा हार कभी नहीं दिलवा सकूंगा। तुम्हारी योग्यता अनुसार नौकरी लगवा देता है। किसी दिन हमारे परिवार के लिए यह नौकरी नौलखे से अच्छी सिद्ध हो सकती है। स्पष्ट था, उसे नौकरी करने का विचार अरुचिकर लग रहा था। मगर वंशिका ने कोई और बात नहीं की और अपनी अलमारी से सभी प्रमाण पत्र एवं फोटो लाकर सामने रख दिए थे। मैंने वंशिका का आवेदन तैयार करके डाकघर में रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया था। वंशिका का इंटरव्यू कॉल आया, फिर उसका चयन भी हो गया था। मेरी पोस्टिंग यहाँ होने पर ध्यान देते हुए उसे पास के स्कूल में पोस्ट कर दिया गया था। विवाह के 3 महीने बाद ही वंशिका नौकरी पेशा महिला हो गई। इन 3 महीनों में वंशिका यह भी समझने लगी कि उसका पति मैं आई लव यू कहकर प्रेम नहीं बताता है, अभी तो वंशिका से मेरा पति का प्यार उसके लिए किए जाने वाले पति के मेरे काम और वंशिका के सुख के प्रति परवाह में झलकता है। वंशिका को क्या पहनना, क्या खाना, कहाँ जाना, किनसे मिलना पसंद है, वंशिका ने इस हेतु मेरे परवाह रखने से मेरे प्यार को समझ लिया था। वंशिका को यह भी समझ आ गया था कि उसमें योग्यता देखकर उसके अध्यापक की नौकरी लगवाना भी उसके प्रति मेरा प्यार से प्रेरित काम था। वंशिका समझ चुकी थी कि सर्वनिर्भर होने पर तथा उसमें निहित योग्यता का लाभ पढ़ने वाले बच्चों को मिलते देखने की संतुष्टि वंशिका को सुख की अनुभूति सुनिश्चित करेगी। यह भी सोचकर मैंने उसे इस नौकरी के लिए प्रेरित किया था। प्रथम रात्रि में वंशिका को मैं विचित्र व्यक्ति प्रतीत हुआ था। बाद के 6 माह में वंशिका समझ चुकी थी कि मैं विचित्र किंतु प्यार करने वाला आदर्श पति हूँ। अगले 10 वर्ष में हमारा गृहस्थ जीवन औरों के लिए प्रेरणा हुआ था। इस दौरान हमारे 2 बेटे भी हुए थे। फिर आया था महामारी वाले वायरस का समय। मुझे उच्च रक्तचाप के साथ ही डायबिटीज भी थी। वायरस का हुआ संक्रमण मेरे लिए प्राणलेवा सिद्ध हुआ। उपचार के लिए मुझे अस्पताल में अकेले भर्ती रहना पड़ा था। मैं सोचता कि अच्छा किया मैंने कि वंशिका को अध्यापक की नौकरी लगवाई थी। फिर वह पीड़ाकारी समय आया था, मैं दम तोड़ने की हालत में पहुंचा था। मैं सोच रहा था कि मेरे मरते समय मेरा सिर काश वंशिका की गोदी में होता। उसकी आंखों में देखते हुए मेरा दम टूटता। मेरे चाहने से भिन्न मैंने दम वेंटिलेटर पर तोड़ दिया था। यह कहानी मैं बार बार पढ़ता था। यह मेरी ही लिखी कहानी थी। मैं चाहता तो अंत बदल सकता था, ऐसा मैंने किया नहीं था। 4 वर्ष व्यतीत हुए, मुझे रिया का फोन आया था। बताया, पापा भगवान को प्यारे हो गए हैं। मैं संवेदना प्रकट करने नोएडा गया था। वंशिका को देख लगता था जैसे वह मुझसे कुछ बोलना चाहती है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा था। हाथ जोड़कर वापस आते समय मेरे नेत्र भीगे हुए थे। मेरे व्यक्त की गई इतनी संवेदना की ही वंशिका के लिए पर्याप्त थी। उसके आंसुओं के बीच उसके होंठ पर आई स्मित से मैंने यह अर्थ लगाया था। 4 महीने बाद रिया ना जाने कैसे अनु से संपर्क किया था। ना जाने रिया ने अनु को क्या बताया था।
उनके आग्रह पर वंशिका, रिया, अनु एवं मेरा मिलना हुआ था। तब रिया ने कहा, मैं और अनु चाहती है कि मम्मा एवं अंकल विवाह करें। वंशिका ने इस बात को विनम्रता से सिर हिलाकर अस्वीकार कर दिया। रिया ने पूछा, मम्मा मगर क्यों? अंकल और आप पसंद करते हैं एक दूसरे को। वंशिका ने कहा, यह समाज कहेगा। मैं सर से विवाह करने के लिए अपने पति की मौत की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने वंशिका के स्वर में अपना स्वर मिलाया। वंशिका जी सही कहती हैं, हमें प्रेम है मगर वैसा नहीं जिसका शक सब करते हैं। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।